आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेल डिवीजन। हमने पिछले वीडियो में सेल के विषय में अच्छी तरीके से समझा था। सेल क्या है, सेल का फंक्शन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, इनके विषय में देखा। अब हम इस वीडियो में जो देखने जा रहे हैं सेल डिवीजन के विषय में देखने जा रहे हैं। सेल डिवीजन क्या है और इनके जो टाइप्स हैं इनके विषय में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन उठता है सेल डिवीजन है क्या। मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप शेयर करें, लाइक करें। चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेल डिवीजन क्या है। पहला क्वेश्चन सेल पॉइंट्स है प्रत्येक सेल के साइटोप्लाज्म में। तो सबसे पहले सेल है, आपको बता दिया गया है सेल है। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है। सेल का जो प्लाज्म है यानी लिक्विड होता है। लिक्विड कैसा होता है? तो एडहेसिव सब्सटेंस, इंग्लिश में कहते हैं उसको एडहेसिव सब्सटेंस, चिपचिपा पदार्थ हिंदी में कहते हैं। तो सेल के अंदर जो चिपचिपा पदार्थ होता है यह सेल है, और सेल के अंदर जो चिपचिपा पदार्थ होता है, इस सेल के अंदर चिपचिपा पदार्थ होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब है कि सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, इस तरह से साइटोप्लाज्म है, तो अब इसके सेल के अंदर एक और चीज होता है जिसका नाम है सेंटर पार्ट में न्यूक्लियस होता है। तो साइटोप्लाज्म, ये जो साइटोप्लाज्म है इस साइड में साइटोप्लाज्म है और ये न्यूक्लियस है, इन दोनों में क्लोज रिलेशन होता है यानी घनिष्ठ संबंध होता है। इस रिलेशन को इन साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म, इस रिलेशन को कैरियोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में जो रिलेशन होता है उसको क्या कहते हैं? कैरियोप्लाज्म का रिलेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गया। अच्छा, कैरियोप्लाज्म का मतलब हुआ, कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, प्लाज्म मतलब प्लाज्म यानी लिक्विड होता है, प्लाज्म मतलब लिक्विड। ठीक है, दूसरा पॉइंट है प्रत्येक सेल के साइटोप्लाज्म में निरंतर वृद्धि होने के कारण, प्रत्येक सेल के साइटोप्लाज्म या जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है तो इसकी साइटोप्लाज्म की में वृद्धि होना, यानी साइटोप्लाज्म में जो उनकी मात्रा थी यानी उस लिक्विड, उसके जो अंदर जो एडहेसिव सब्सटेंस या चिपचिपा पदार्थ है उसकी मात्रा में निरंतर वृद्धि होने के कारण, इनकी मात्रा में क्या होना? निरंतर वृद्धि होने के कारण एक समय ऐसा आता है जब यह रिलेशन टूट जाता है। यह रिलेशन क्या हो जाता है? टूट जाता है। कौन सा रिलेशन? तो ये जो न्यूक्लियस है, इनके अंदर जो साइटोप्लाज्म है, इनके बीच जो घनिष्ठ संबंध है, क्लोज्ड रिलेशन है, एक ऐसा समय आता है जब ये रिलेशन जो है, क्लोज्ड रिलेशन जो है यह टूट जाता है। क्या होता है? क्लोज रिलेशन क्या हो जाता है? आपस में टूट जाता है, अलग अलग हो जाता है। जब यह रिलेशन टूट जाता है तथा सेल दो भागों में विभाजित हो जाता है। तो प्रश्न उठता है कि सेल का डिवीजन कब होता है। तो आपको सबसे पहले यह जानना होगा कि सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म में घनिष्ठ संबंध होता है, लेकिन जब सेल में साइटोप्लाज्म की मात्रा बढ़ने लगता है, सेल में क्या होता है? किसकी मात्रा बढ़ने लगता है? साइटोप्लाज्म की मात्रा। साइटोप्लाज्म की जैसे मात्रा बढ़ने लगता है तो एक समय ऐसा आता है जो घनिष्ठ संबंध था किसके बीच में? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में, यह घनिष्ठ संबंध क्या हो जाता है? तो यह टूटने लगता है, हटने लगता है और सेल दो भागों में विभाजित हो जाता है। यह चेन क्रम में चलता रहता है। यह चेन जो है कैसे चलता है? इसी को सेल डिवीजन कहते हैं। क्रम में चलते रहता है, इसको क्या कहते हैं? सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या है समझ में आ गया। इसका मतलब ये हुआ, सेल डिवीजन आपसे पूछा जाए अंग्रेजी में, अगर आपको डेफिनेशन देना तो लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल, नए सेल का निर्माण होना, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी पहले वाले जो सेल है, पहले वाले सेल से नए सेल का निर्माण होना ही क्या कहलाता है? सेल डिवीजन कहता है। यानी नए सेल का निर्माण पुराने सेल से होना ही सेल डिवीजन कहलाता है। हिस्ट्री, अच्छा, सेल डिवीजन के विषय में सबसे पहले किसने बताया था? 1948 में इसका नाम सर्वप्रथम सेल डिवीजन दिया गया, के नगेली के द्वारा दिया गया था। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गया। रिमार्क 1885 में सेल डिवीजन के प्रकार के बारे में बतलाया, जबकि रुडोल्फ विरचॉव ने 1858 में कहा कि नए सेल का निर्माण पुराने सेल के द्वारा होता है, जबकि स्क्लेचर 1878 में इसका नाम क्रायोकिनेसिस दिया। क्रायोकिनेसिस मतलब क्रायोन मतलब होता है न्यूक्लियस, किनेसिस का मतलब होता है मूवमेंट होता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन के विषय में देखते हैं। सेल डिवीजन जो होता है निम्नलिखित 3 प्रकार से होता है। सेल का डिवीजन कितने तरीके से होता है? 3 प्रकार से होता है। पहला डिवीजन जो है ए माइटोसिस होता है, यानी इसको डायरेक्ट डिवीजन कहते हैं। दूसरा होता है माइटोसिस डिवीजन होता है। तीसरा मियोसिस डिवीजन होता है। यानी कितने तरह के डिवीजन हुए? ए माइटोसिस, माइटोसिस
और मियोसिस, ए माइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस डिवीजन, 3 तरह का डिवीजन हुआ। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि डायरेक्ट ए ऑप्शन में दिया रहेगा ए माइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस, इसमें डायरेक्ट डिवीजन किसमें होता है, तो ऑप्शन क्या दीजिएगा, ए माइटोसिस दीजिएगा। ये आपको अंडरस्टैंडिंग करना होगा। चलिए हम लोग चलते हैं ए माइटोसिस डिवीजन। इस वीडियो में हम ए माइटोसिस डिवीजन को एक्सप्लेन करते हैं और इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में माइटोसिस डिवीजन और फिर उनके नेक्स्ट वीडियो में मियोसिस डिवीजन को हम एक्सप्लेन करेंगे, यानी इसको डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले आज जो हम बताने वाले किस डिवीजन के विषय में, तो माइटोसिस डिवीजन के विषय में बताने जा रहे हैं। चलिए, ए माइटोसिस डिवीजन या डायरेक्ट डिवीजन, अभी आपने पढ़ा कि माइटोसिस डिवीजन को ही डायरेक्ट डिवीजन कहते हैं। सेल के साइटोप्लाज्म, यह सेल है, इनके साइटोप्लाज्म, ये हुआ साइटोप्लाज्म, ठीक है। सेल के साइटोप्लाज्म में वृद्धि होने के कारण सेल मैच्योर होता है। स्वाभाविक है कि सेल का साइटोप्लाज्म में वृद्धि होगा, तो सेल का साइटोप्लाज्म में जैसे ही वृद्धि होगा तो क्या होगा, सेल मैच्योर होगा। सेल मैच्योर मतलब परिपक्व हो जाएगा। इसके बाद न्यूक्लियस संकुचित होकर लंबा हो जाता है तथा इसका आकार डम्बेल शेप्ड हो जाता है। देखिए आपको हम दिखा देते हैं, ये आपका सेल है, ठीक है। सेल के साइटोप्लाज्म में वृद्धि होगा, जैसे सेल के साइटोप्लाज्म में वृद्धि होगा तो न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, संकुचित होने लगेगा। देखते हैं इस तरह से न्यूक्लियस संकुचित हो रहा है, सिकुड़ रहा है। जैसे न्यूक्लियस संकुचित होगा, सिकुड़ेगा, संकुचित होकर के देखिए यह लंबा हो जाता है और डंबेल का शेप्ड हो जाता है। पहले सेल, मैंने क्या बताया, सेल के साइटोप्लाज्म में वृद्धि होता है, वृद्धि होने के कारण न्यूक्लियस में क्या हो जाता है, तो न्यूक्लियस यहाँ देखिए क्या लिखा है, न्यूक्लियस संकुचित होकर लंबा हो जाता है। तो ये जो न्यूक्लियस है, बीच वाला पार्ट है, संकुचित होकर के देखिए लंबा हो जाता है और फिर डंबेल शेप्ड बन जाता है, ठीक है। डंबेल शेप्ड बन जाता है, यानी डमरू के आकार का बन जाता है। इसके बाद सेल के बीच में सेल फ्यूरो, यानी कोशिका के बीच में गड्ढा उत्पन्न हो जाता है। देखिए किस तरह से हो जाता है, देखिए यहाँ जो आप देख रहे हैं इतना मुड़ गया है, ऐसे मुड़ गया है, ये बीच में क्या हो जाता है, सेल फ्यूरो। यहाँ देखिए यही है आपका सेल फ्यूरो, यही 2 भाग में डिवाइड होगा और सेल फ्यूरो बन जाएगा। ये बीच में ये सेल देख रहे हैं, ये बीच में, ये दोनों के बीच में एकदम इस तरह का गड्ढा बन जाएगा। जैसे ही गड्ढा बनेगा धीरे धीरे यह धीरे धीरे और नीचे होते जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, तो आपको ये पता चल गया, संकुचित होकर न्यूक्लियस संकुचित होकर लंबा होता जाता है, इसका आकार डंबेल शेप्ड हो जाता है। इसके बाद सेल के बीच में क्या हो जाता है, सेल फ्यूरो, यानी सेल के बीच में गड्ढा उत्पन्न हो जाता है। यह फ्यूरो धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ता जाता है। यह जो फ्यूरो आप देख रहे हैं यहाँ सेल, यह फ्यूरो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, इस तरह से बनता जाएगा, इस तरह से बनता जाएगा, इस तरह से धीरे धीरे इस तरह से बढ़ता जाएगा। जैसे बनेगा तो इस सेल अलग हो गया, इस सेल अलग हो जाएगा और एक सेल से कितने सेल में डिवाइड हो गया, 2 सेल में डिवीजन हो जाएगा। तो यही चीज इस प्रकार एक मदर सेल से 2 डाउटर सेल का निर्माण करता है। एक मदर सेल से, ये एक मदर सेल है, पेरेंट सेल है, और इस पेरेंट सेल से 2 डाउटर सेल का निर्माण हो गया। इस प्रकार मदर सेल से 2 डाउटर सेल का निर्माण करता है। इसमें क्रोमोजोम भाग नहीं लेता है। इसमें कौन नहीं भाग लेता है, इस प्रक्रिया में, इस प्रोसेस में क्रोमोजोम की कोई भूमिका नहीं होती है, कोई क्रोमोजोम भाग नहीं लेता है। उसके बाद इस प्रकार के डिवीजन को ए सेलुलर एनिमल्स, यह इस प्रकार का जो डिवीजन होता है किसमें होता है, या इस प्रकार का डिवीजन जो होता है किसमें होता है, ए सेलुलर एनिमल्स में होता है। और ए सेलुलर एनिमल्स का अगर नाम आपको पूछा जाए तो क्या बताइएगा, अमीबा बताइएगा, पैरामीशियम बताइएगा। तो ये सारे ए सेलुलर डिवीजन है। तो मुझे विश्वास है कि आपको यह कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया होगा। ए माइटोसिस डिवीजन क्या है, ए माइटोसिस डिवीजन होता कैसे है, पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो मैं बार बार कहता हूं कि शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जब तक आपका नेक्स्ट वीडियो आता है, और आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। थैंक यू।